नमस्ते दोस्तों, HRPA में आप सभी का स्वागत है। हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे सक्सेशन एक्ट पे। आजकल प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा किसी के प्रॉपर्टी के भूखे हैं, चाहे प्रॉपर्टी चाहिए ही यदि आप अपने दम पे हैं तो। लेकिन आप अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को छोड़ तो देंगे नहीं कि, और ऐसी प्रॉपर्टी को भी आप छोड़ नहीं देंगे कि मान लीजिए आपके लिए कोई बनवाया हो और उसकी देख रेख किसी और को दिया हो और वो छल कपट से आपके वो चीज़ अपने नाम कर ले। तो इससे क्या होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आपकी जगह कोई और फ़ायदा उठाता है, लेकिन आपके हक का उठाता है। और ऐसे क्या होता है कि नमक हराम लोगों की एक फ़ौज इकट्ठी हो जाती है। तो ये सही नहीं होना चाहिए। बाहुबल, मेहनत, ज्ञान और अपनी कैपेसिटी से, इन्वेस्टमेंट से जिस तरह भी आप अपनी संपत्ति हासिल किए हो, धरती पे आप लोग इसीलिए आए होते हैं कि अपना कुछ करके जाइए, अपनी कुछ प्रॉपर्टी बना के जाइए। आपके जाने के बाद उसको आपके हायर्स, आपके बच्चे हों, चाहे आप जिसे निर्धारित किए हों, या फिर आपके ख़ानदान में आपके भाई, आपके अदर लोगों के हों, वो देखें। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में हम बात करेंगे सेक्शन 30, सेक्शन 29, सेक्शन 28 और सेक्शन 27 केवल आज के दिन। तो सेक्शन 29 सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसमें क्या होता है कि इफ़ एन इंटेस्टेट आपका जो है हैज़ लेफ्ट नो हायर क्वालिफाइड टू सक्सीड टू हिज और हर प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक, सच प्रॉपर्टी सेल डिवॉल्व ऑन द गवर्नमेंट। मतलब उस प्रॉपर्टी को, यदि आप किसी प्रॉपर्टी को हायरशिप डिसाइड करके नहीं जाते हैं, चाहे आपका कोई हायर नहीं पाया जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगी, गवर्नमेंट ले लेगी। सेक्शन 29 बहुत तेज गवर्नमेंट्स लागू कर रही हैं। अभी इलाहाबाद का जो केस था, मेरी तबीयत खराब हो गई, 29 का ही केस था और 29 को ही 30 लोग मरे थे। और 30 तारीख को कल एक वीडियो एक मोटी झोटी लड़की डाली थी, वो प्रॉपर्टी को लेके डाली थी कि सेल्फ अकॉर्ड प्रॉपर्टी पत्नी को लेने के लिए पति का मरना ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। कल हम 9 मिनट का वीडियो बनाए थे, वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ, फिर हम उससे डिलीट कर दिए। तो मरना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सेल्फ अक्वायर्ड वो होता है कि आपको अपने परिवार के जो को पास सीनरी प्रॉपर्टीज़ हो वो ना हो, पति द्वारा खुद के ज्ञान, मेहनत, इन्वेस्टमेंट से अर्जन किया हुआ संपत्ति हो, वो संपत्ति उनके नाम हो और वो एबल हो देने के लिए, तो वो अपनी पत्नी के नाम कर सकते हैं। और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे पत्नी के ही अधिकार होते हैं, क्योंकि भाई भी किसी का पति है, उसकी संपत्ति उसके परिवार का है। बहन भी किसी की पत्नी है, उसकी संपत्ति उसके परिवार का है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, आप जिससे शादी किए हैं, संकल्प, जब शादी का मैटर होता है तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप की भी बात की जाती है। मुस्लिम एक्ट में कोडिफाइड जो लॉज हैं उसमें यही है कि उनका कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज है तो प्रॉपर्टी लड़की के मेंटेनेंस का पहले ही डिफाइन हो जाता है मेहर के रूप में। आप अभी शादी किए हैं, 2 घंटे बाद अगर शादी तोड़ दीजिए तो उतना मेहर आपको लड़की को देना पड़ेगा। संस्कार में क्या है, आप पूरे जीवन बिता लीजिए इनके साथ, ये लात मार के अगर निकाल दे तो आपके पास कुछ नहीं होगा। यदि आपके पास उनकी संतान नहीं है, यदि आपके पास कुछ भी उनका नहीं है, तो वो फटाक से निकाल देंगे। आप उसके बाद आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपका पूरा लाइफ बीता कैसे। झाड़ू पोछा, बर्तन, घर का देख रेख, उनकी देख रेख, साफ सफाई, खाना, हर चीज़ आप करते रहिए। उसके बाद बस ये फील होगा ना कि आप मुफ्त की एक नौकरानी थी, इस जो सर्विस बस प्रोवाइड की, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हुआ उस रिश्ते से।
और फिर पता चलता है कि आप कितनी ठगी गई हैं। और ऐसे टाइम में और पता चलता है कि आपके पति बहुत अच्छे हों, वो कुछ ऐसी व्यवस्था करके गए हों और घर वाले साजिश से निकाल दें और आपके पास उसका कोई एविडेंस ना हो। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी कोई संतान है कि उसका हायरशिप आप दे सके, ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं जाके और रह सके। तो ऐसे टाइम में भी लड़कियां बहुत ज़्यादा ठगी होती हैं। और खानदानी संपत्ति है, पारिवारिक संपत्ति है, तो उस पर अधिकार है। उसके एक लायक लड़का या लड़की उसके संरक्षण के लिए ही होते हैं, इसी को हायर कहते हैं। तो 29 बहुत खतरनाक है। फेल्योर ऑफ हायर्स, अपने हायरशिप को किसी के भरोसे नहीं, किसी सॉफ्टवेयर के भरोसे नहीं, एक डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर के साथ रेडी करके रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। किसी के प्रेशर में नहीं, प्रेशर है तो वो समझ में आ जाता है। तो हमारी वीडियो ये थी, टेस्टामेंटरी सक्सेशन क्या होता है। सेक्शन 30 डिफाइन करता है, एनी हिंदू में डिस्पोज ऑफ बाय विल और अदर टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन एनी प्रॉपर्टी विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग सो डिस्पोज। जो हम आपको समझाए हैं कि उन कैपेबिलिटी आपकी अनसाउंड नहीं है। तो अगर आप सक्षम है चीज़ों को समझने में, अनसाउंड ये कोड देखेगा, आप सक्षम है चीज़ों को समझने में, तो आप अपना हायरशिप डिसाइड कर सकती हैं। सेक्शन 28 जो बोलता है डिस्क्वालिफिकेशन, नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम सक्सेडिंग टू एनी प्रॉपर्टी, ठीक, on the ground of any disease, defect or deformity, or save as provided in this act on any other ground whatsoever। ये उनको प्रोटेक्ट करता है जो जो किन्हीं कारणों से थोड़े अनसाउंड हो जाते हैं, चाहे कुछ हो जाते हैं, तो क्या होता है, घर वाले निकाल देते हैं या फिर उनको मारने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनके अपने अधिकार होते हैं और उन अधिकारों से वो संरक्षित रहते हैं। ये सेक्शन 28 भी डिफाइन करता है। फेल्योर ऑफ हायर्स नहीं होना चाहिए यदि धरती पे है, नहीं तो सारी प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो भी आपको कुछ लोग ऐसे करके या तो गवर्नमेंट ले लेगी या फिर दूर दूर के हायरशिप अपना हड़प लेते हैं। सेक्शन 27 कहता है, इफ एनी पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग एनी प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट, इट शैल डिवॉल्व एज इफ सच पर्सन हैड डाइड बिफोर द इंटेस्टेड। जो इंटेस्टेड किए बगैर मतलब संपत्ति बनाकर डिफाइन किए बगैर अगर कोई मर जाता है, ये सेक्शन 27 डिफाइन करता है। तो इंटेस्टेड वो संपत्ति के बारे में डिवीज़न अपनी किए बगैर मर गया है माना जाएगा, और उसके वही प्रोविजंस होंगे जो सेक्शन पहले डिफाइन होता है सेक्शंस में, ठीक। कि हायरशिप की एक पूरी कैटेगरी डिफाइन है उसमें, वो हम बाद में आप लोग को बताएंगे। तो वीडियोस जैसे कि ये है, आप कभी भी स्टडी करिए बिना जानकारी के नहीं। जैसे कि आप हायरशिप सक्सेशन एक्ट है, और भी जानकारी चाहिए तो हिंदू लॉ ले लीजिए, उससे भी और अच्छा मुस्लिमों की जानकारी लीजिए तो ये ले लीजिए मुस्लिम लॉ, जो कि कोडिफाइड नहीं है। हिंदू एक बहुत बढ़िया है, कोडिफाइड है। हिंदू लॉ सभी कोडिफाइड हैं, मुस्लिमों ने अपने लॉज को कोडिफाइड नहीं किया है। और इससे भी ज़्यादा अगर कुछ चाहिए तो स्पेशल मैरिज एक्ट ले लीजिए, उसमें हायरशिप बहुत अच्छे से आपको लिखित डिफाइन मिलेगा। कोई भी कुछ भी बोल दे इस पे नहीं, ये नहीं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकती। मान लीजिए आपके पति कहीं अपनी सारी प्रॉपर्टी आप ही के नाम किए हों, अपने भाई बहन माता पिता के नाम न करना चाहें, हो सकता है कि ऐसा सबको पता हो, आपको वो चीज़ें हासिल ना हो और उसका आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। इसके अलावा यदि पति, ऐसा नहीं है कि पत्नी ही को ही मेंटेनेंस मिलता है, यदि पत्नी के मेंटेनेंस पे पति सक्सेस हुआ है और उसके बाद पति
दूसरी शादी कर लेता है तो पति को मेंटेनेंस ही नहीं रुकेगा, पति उस प्रॉपर्टी को भी छोड़ के अपने उसमें जाएगा। मेंटेन करने के लिए पत्नी क्यों है, इसको भी मैं बहुत बताऊंगी कि किस वजह से औरत को ही मेंटेनेंस दी जाती है। लेकिन पति अगर इकोनॉमिक कमज़ोर है तो औरतें भी पति को मेंटेनेंस देती हैं। इसके अलावा है कि आप कभी भी कोई भी राइट्स को पर्सनरी में बिना पति के दिए, जो पेरेंटल एंसेस्टर है उसमें पति उसमें जब पत्नी का राइट डिफाइन होगा तो उसमें पति अगर डेड है तो आपका और आपके बच्चों के राइट्स डिफाइन होंगे, आप कोर्ट जा सकती हैं, ठीक। लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में ऐसा कोई रीज़न नहीं है, इसलिए कोई भी चीज़ पढ़िए, कोई भी ध्यान दीजिए, चीज़ों को समझिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने अधिकारों से वंचित रह जाएं। सेक्शन 30, सेक्शन 29, सेक्शन 28 और सेक्शन 27, ये 3 सेक्शंस पेयर एक्ट लेके पढ़ लीजिए, डायग्लॉट लीजिए और इसको समझ लीजिए। उसके बाद जो अदर सेक्शंस हैं हम उसको डिफाइन करेंगे। और हिंदू लॉ में कर्ता जो शब्द है वो बहुत बढ़िया है, और वुमेन स्टेट, स्त्री संपत्ति, ये भी बहुत अच्छा है। स्त्री संपत्ति और कर्ता, इन दो का हम डालेंगे बाद में वीडियो। 11:42 मिनट का हो गया है। सेक्शन 30, सेक्शन 29, सेक्शन 28 और सेक्शन 27 बेयर एक्ट में अच्छे से पढ़िए, सक्सेशन एक्ट 1956 के लिए। उसके आगे भी बहुत सारे अच्छे मैटर्स हैं, हम बताएंगे।